गया फिर से आपका पंकज एस के पब्लिकेशन चैनल में। जैसा कि मैं सब लोगों की फरमाइश पे आज लेके आया हूँ आपके लिए नंबर सिस्टम, और नंबर सिस्टम में आपको उस लेवल का नंबर सिस्टम पढ़ाऊंगा, ठीक है, कि कहीं भी आपको किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हो सारी चीजें आपके कवर होने वाली है इस नंबर सिस्टम में। और नंबर सिस्टम में सबसे पहले मैं उसका क्लासिफिकेशन बताऊंगा आपको। क्लासिफिकेशन क्या होता है, मतलब उसके कितने टाइप के नंबर होते हैं, इसमें कितने टाइप के नंबर, कैसे कैसे नंबर होते हैं, फिर उस पर हम क्वेश्चन करेंगे। क्योंकि पहले से अगर मैं आपको सीधे क्वेश्चन पे लेके जाऊं, कुछ लोग वीडियोस लाते हैं कि भाई यूनिट डिजिट करो, डिविजिबिलिटी थ्योरम करो, ठीक है, रिमाइंडर थ्योरम करो, तो ये चीजें सारी चीजें मैं भी बताऊंगा, ठीक है। इकाई का अंक, ठीक है, शेषफल प्रमेय, ठीक है, भाज्यता का नियम है, ये भी चीजें मैं भी बताऊंगा। लेकिन आपको इससे पहले मैं नंबर की नॉलेज दूंगा, एक क्लासिफिकेशन चलेगा और इसमें मैं आपको व्यापम से लेके और अदर ऑल एग्जाम की तैयारी कराऊंगा। यहाँ पे कोई भी आपको कहीं भी जाने की जरूरत नहीं है, और एकदम अब हम आग लगाने वाले हैं, एकदम आग, ठीक है। आप टेंशन ना लेना, आपको हर चीज यहाँ पे A to Z आपको नंबर सिस्टम की सारी चीजें मिलेंगी। और नंबर सिस्टम एक ब्रॉड लेवल का मिलने वाला है, क्योंकि बहुत से लोगों की ऐसी फरमाइश थी कि नंबर सिस्टम सर अभी आप लेके नहीं आए हो, नंबर सिस्टम बहुत से लोगों को पढ़ना है। बहुत से कुछ मेरे संविदा के कुछ बच्चे हैं जिनका एग्जाम भी आ चुका है, ठीक है। तो उस लेवल पे मैं आपको नंबर सिस्टम देने वाला हूँ। नंबर सिस्टम में मैं आग लगा दूंगा, उस तरीके का नंबर सिस्टम दूंगा बेटा, आपको कहीं भी भागने की जरूरत नहीं है। मैं आपका पूरा नंबर सिस्टम कवर कराऊंगा। और नंबर सिस्टम में सबसे पहले बहुत से ऐसे परमुटेशन कॉम्बिनेशन के भी क्वेश्चन बनते हैं जो बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं। जैसे मान लो एक नंबर लिख दिया बड़ा सा, जो बोल दिया दो कितनी तरीके से ऐसे इसकी संख्या इस तरीके से बनाइए कि इसमें दो कितनी बार यूज हो सकता है, तीन कितनी बार यूज हो सकता है, बहुत सारे क्वेश्चन अच्छे बनते हैं। तो आपको दिक्कत लेने की जरूरत नहीं है, मैं हर चीज आपकी कवर कराने वाला हूं। और इस बार हम नंबर सिस्टम बिल्कुल बेस से पढ़ने वाले हैं। नंबर सिस्टम में सारी चीजें आपको बताने वाला हूं, बस आप मेरे साथ जुड़े रहिए, एक एक चीजें आपको डिफाइन करूंगा, ठीक है। दोस्तों, तो नंबर सिस्टम में सबसे पहले मैं आपको बताता हूं, यहाँ पे नंबर सिस्टम में दो टाइप की नंबर सिस्टम, मतलब संख्या पद्धति, ठीक है, संख्या पद्धति। नंबर सिस्टम में दो टाइप के सिस्टम नंबर को रिप्रेजेंट करने के लिए होते हैं, दो टाइप के सिस्टम होते हैं, ठीक है, दो टाइप की प्रणाली होती है। एक तो डेसिमल प्रणाली, डेसिमल सिस्टम, दशमलवीय प्रणाली, दशमलवीय या पद्धति, दशमलवीय पद्धति, ठीक है। एक होता है बाइनरी सिस्टम, इसको हम बोलते हैं द्विआधारीय प्रणाली, द्विआधारीय पद्धति, द्विआधारीय पद्धति, बाइनरी सिस्टम। बाइनरी में ऑक्टाडेसिमल, हेक्साडेसिमल, बाइनरी सिस्टम, ये सारी चीजें मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। ये सारी चीजें मैं अभी बाइनरी बनाऊंगा। डेसिमल में हम क्या करते हैं, डेसिमल में हम 10 डिजिट यूज करके डेसिमल सिस्टम का यूज करते हैं। जैसे मान लो हमने ले लिया 0 to 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये 10 डिजिट का यूज करते हैं डेसिमल सिस्टम में। दशमलवीय प्रणाली में ये यूज होती है, ये डिजिट है, ठीक है। इन डिजिट का यूज करके अगर मैं कोई भी एक नंबर बना देता हूं, इसका जैसे 3495, ये मैंने एक नंबर बता दिया, ठीक है, ये मैंने एक संख्या बना दी। अगर मैं बोलूं, इसमें दो चीजें याद रखना, अगर मैं बोलूं यहाँ पे इसमें मैं बोलूं, एक होती है फेस वैल्यू, फेस वैल्यू, अगर मैं बोलूं इसको बोलते हैं अंकीय मान, ठीक है, अंकीय मान। अगर मैं बोलता हूं कि 3 का अंकीय मान क्या होगा, 3 की फेस वैल्यू ऑफ 3, तो 3 की फेस वैल्यू 3 ही होगी, ठीक है, अंकीय मान 3 का 3 ही होगा। अगर मैं बोलूं कि 4 की फेस वैल्यू क्या होगी, 4 ही होगी, 4 का अंकीय मान क्या होगा, 4 ही होगा। अगर मैं आपसे बोलता हूं यहाँ पे 9 का अंकीय मान क्या होगा, 9 ही होगा। अगर मैं बोलता हूं आपसे 5 का अंकीय मान क्या होगा, तो 5 ही होगा। इसको हिंदी में जातीय मान भी बोलते हैं, जातीय मान। आप याद रखना बेटा, मैं आपको साथ साथ इंग्लिश
वैल्यू इंग्लिश में नाम बताने वाला हूँ। ये इंग्लिश नाम से आपको ये बात याद रहेगा कि हिंदी में एक चीज के पता नहीं 10 नाम होते हैं, ठीक है। इसके वास्तविक नाम भी बोला जाता है इसके, ठीक है, जातीय नाम, अंकीय नाम, लेकिन इंग्लिश में एक फेस वैल्यू ही बोला जाता है। इंग्लिश में से एक फेस वैल्यू ही बोलेगा, याद रखना, ठीक है। तो यहाँ पे बोलेगा ये है, इसमें 3 का फेस वैल्यू 3, 4 का फेस वैल्यू 4, 9 का फेस वैल्यू 9 और 5 का फेस वैल्यू 5, ठीक है। ये अंकीय मान है। अब मैं अगर बोलता हूं आपसे यहाँ पे कोई भी एक नंबर और ले लेता हूं, एक नंबर और लूंगा, कोई भी एक नंबर 6, 2, 5, 9 मैंने ये ले लिया, ठीक है। अगर मैं बोलता हूं, ये होता है प्लेस वैल्यू, प्लेस वैल्यू स्थानीय मान, ठीक है, प्लेस वैल्यू। ध्यान देना, अगर मैं बोलता हूं 6 का स्थानीय मान, 6 का प्लेस वैल्यू क्या है, तो 6 के आगे जितनी डिजिट है उसकी आगे उतनी 0 लगा दो, ठीक है। तो ये हो गया इसकी स्थानीय मान। अगर मैं बोलूं इस संख्या में 2 की प्लेस वैल्यू क्या होगी, 2 का स्थानीय मान क्या होगा, तो 2 के आगे जितने अंक हैं उतनी 0 लगा दो, ठीक है। ये हो गया उसकी प्लेस वैल्यू। अगर मैं बोलूं कि 50 का स्थानीय मान क्या होगा, प्लेस वैल्यू क्या होगी, तो 50, ये 5 का स्थानीय मान क्या होगा, तो 5 के बाद एक डिजिट है तो वो क्या आएगा, 50। अगर मैं बोलता हूँ 9 का प्लेस वैल्यू क्या होगा, तो वो 9 ही होगा। तो आपने एक चीज देखा, एक छोटा सा क्वेश्चन इस बात पे भी बन गया है कि यूनिट डिजिट का, इकाई के अंक का, इसका इकाई का अंक ये होता है, लास्ट डिजिट किसी संख्या का आखिरी अंक होता है, वो इकाई का अंक होता है। तो लास्ट डिजिट किसी भी संख्या का आखिरी अंक, इकाई के अंक का स्थानीय मान और अंकीय मान बराबर होता है। प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू इक्वल होती है, ठीक है। तो इकाई के अंक का अंकीय मान और स्थानीय मान क्या होता है, बराबर होता है। ये जो मैं बोल रहा हूं उसको आप लिख भी सकते हो कॉपी पे, ये क्वेश्चन अपने आप में पूछा गया है। ये क्वेश्चन, इकाई के अंक का अंकीय मान और स्थानीय मान क्या होता है, बराबर होता है, एक ही होता है। मतलब जो इकाई का अंक होगा वही उसका अंकीय मान होगा, वही उसका स्थानीय मान होगा, ध्यान देना, ठीक है। ये तो थी मतलब डेसिमल की चीजें। अब मैं आपको बताता हूं, याद रखना, कोई भी नंबर होता है, ठीक है, देखो कोई भी नंबर होता है, जब कोई नंबर, जब हम किसी भी चीज को कब तोड़ सकते हैं, जब कोई भी चीजें इकट्ठी होती हैं, ठीक है, जुड़ी होती है, उन्हीं चीजों को तोड़ सकते हैं। तो कोई भी नंबर होता है, जैसे मान लो ये कॉम्प्लेक्स नंबर है, ये है कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है, सम्मिश्र संख्याएं, सम्मिश्र संख्या है, ठीक है। कॉम्प्लेक्स नंबर कितने टाइप के होते हैं, 2 टाइप के होते हैं। एक होता है हमारा रियल नंबर, रियल नंबर मतलब वास्तविक संख्याएं, वास्तविक संख्याएं वो इनफाइनाइट टू माइनस इनफाइनाइट होती हैं, ठीक है। प्लस अनंत से माइनस अनंत तक क्या होती है, हमारी वास्तविक संख्या होती है। और एक होता है इमेजिनरी नंबर, इमेजिनरी नंबर मतलब काल्पनिक संख्याएं, देखो काल्पनिक संख्या क्या होता है, आई को होते हैं आयोटा, ठीक है, आयोटा, लोटा नहीं आयोटा, ठीक है, आयोटा। तो आप देखोगे आई स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है, -1 के बराबर, और आई की वैल्यू क्या होती है, √-1 के बराबर। ये होती है काल्पनिक संख्याएं, इमेजिनरी नंबर। ये 12th में जब आपने मैथ लिया होगा तो उसमें पढ़ा होगा आई स्क्वायर क्या होता है, ठीक है। अदिश सदिश राशि में जैसे हम फिजिक्स लेते हैं तो उसमें भी आई सॉल्व करते हैं, जैसे 2i, ठीक है, और 3i, इस तरीके से एक इक्वेशन आती होगी, आप उस तरीके से उसको सॉल्व करते थे, ठीक है, वो इक्वेशन को। तो हमें ये हमारे सिलेबस में नहीं है, लेकिन हमें नंबर की नॉलेज देनी है तो हम सारी चीजें बताएंगे बेटा, ठीक है। जब नंबर की नॉलेज हम देंगे तो हम सारी चीजें बताएंगे। अब इस रियल नंबर के अपने आप में क्लासिफिकेशन होती है, इस रियल नंबर के अपने आप में क्लासिफिकेशन होते हैं। इस रियल नंबर की क्लासिफिकेशन क्या है, रियल नंबर के क्लासिफिकेशन है डेसिमल, डेसिमल और इंटीजर, पूर्णांक, ठीक है, डेसिमल और दशमलवीय, दशमलवीय पद्धति, ठीक है। अब जैसा कि मैंने आपको अभी अभी डेसिमल पढ़ाया था, ठीक है,
अभी जैसा मैंने आपको अभी डेसिमल पढ़ाया था, डेसिमल के साथ साथ एक डेसिमल और बाइनरी भी आया था। तो पहले तो मैं आपको बाइनरी सिस्टम बता देता हूँ, बाइनरी टू डेसिमल, डेसिमल टू बाइनरी कैसे कन्वर्ट करते हैं, हेक्साडेसिमल, ऑक्टाडेसिमल ये कैसे कन्वर्ट करते हैं, ये चीजें मैं आपको बता देता हूँ, क्योंकि ये व्यापम में भी पूछी जाती है और अदर एग्जाम में भी पूछी जाती है। तो नंबर सिस्टम में जो लेके चल रहा हूँ वो सारे एग्जाम के लिए लेके चल रहा हूँ, ठीक है। और हेलो दोस्तों, तो मैंने आपको जो स्टार्टिंग में बताया था कि डेसिमल और बाइनरी दो सिस्टम होते हैं, तो पहले मैं आपको बाइनरी सिस्टम बता दूं और बाइनरी सिस्टम के बाद फिर मैं आपको डेसिमल सिस्टम बताऊंगा, ठीक है। तो पहले में बाइनरी सिस्टम क्या होता है, बाइनरी सिस्टम में डिजिट क्या यूज होती है, 0 और 1, ठीक है, 0 और 1 की फॉर्म में बाइनरी सिस्टम चलता है। ये सिस्टम क्या होता है, कंप्यूटर की कैलकुलेशन के लिए यूज होता है, कंप्यूटर की भाषा है ये बाइनरी सिस्टम, ठीक है। तो कंप्यूटर में बहुत से जब हम एग्जाम देते हैं, जैसे मान लो बैंकिंग का अगर एग्जाम देते हैं तो उसमें बाइनरी टू डेसिमल, डेसिमल टू बाइनरी, हेक्साडेसिमल, ठीक है, ऑक्टाडेसिमल, ये चीजें पूछ ली जाती हैं, ठीक है। तो मैं अब इसको क्या बताऊंगा, सबसे पहले हम पढ़ेंगे डेसिमल टू बाइनरी, डेसिमल टू बाइनरी चेंज करना पड़ेंगे, ठीक है। दशमलवीय से द्विआधारीय, दशमलवीय से द्विआधारीय में कैसे चेंज करते हैं, तो आप ध्यान देना किस तरीके से करना है, एक एक चीज आपको आएगी, ठीक है। अपन आग लगाने वाले हैं, टेंशन ना लेना, अपन आग लगा देंगे। इधर देखो, हमें क्या करना है, सबसे पहले देखोगे मुझे बाइनरी 0 1 की फॉर्म में चेंज करना है। तो याद रखना, कभी भी अगर कोई भी डिजिट है वो डेसिमल में है तो हम उसको कैसे डेसिमल में रिप्रेजेंट करेंगे, जैसे मेरे पास है 7, ठीक है, तो 7 के साथ सफिक्स में मैं यहाँ 10 लगाऊंगा। और इसे अगर मुझे बाइनरी में चेंज करना है, बाइनरी में चेंज करना है तो सफिक्स में 2 लगाऊंगा। बाई मतलब 2, 2 तो 2 लगाऊंगा, बाई मतलब 2, द्वि मतलब हिंदी में द्वि मतलब 2, ठीक है। तो उसका बेस क्या है, 2 है, मतलब 0 और 1, इसके अलावा कोई और कुछ नहीं आएगा, याद रखना। तो हमें क्या करना है, ध्यान देना, 7 को मुझे बाइनरी में चेंज करना है। तो मैं क्या करूंगा, एक मेथड में आपको डिवीजन मेथड बताऊंगा और दूसरा मेथड ऐसा बताऊंगा कि आग लगा देंगे अपन, ठीक है, और बिल्कुल हुले हुले से आग लगाएंगे, मजे आ जाएंगे, ठीक है। तो अब देखना, आप देखोगे 7 को मैं भाग दूंगा 2 से, ठीक है, और 2 से भाग दूंगा तो 2 से 3 बार भाग जाएगा, ठीक है, 3 बार भाग जाएगा और शेषफल क्या बचेगा, 1, ठीक है, 1। फिर 2 से भाग दूंगा, फिर 2 से एक बार भाग जाएगा, ठीक है, और शेषफल बचेगा 1। तो नीचे से लिखते हुए चले जाते हैं, नीचे से इधर से लिखते हुए चले जाते हैं, 1 1 1। तो बाइनरी का हो जाएगा 1 1 1, ठीक है। ये आपका बाइनरी हो गया 7 का बाइनरी, ठीक है। अगर मैं आपसे बोलता हूँ यहाँ पे कि मुझे 11 का बाइनरी क्या होगा, 11 का बाइनरी बताइए, तो 11 का बाइनरी क्या होगा, 2 से मैं भाग दूंगा, 2 से जाएगा 5 बार भाग, शेषफल बचेगा 1, रिमाइंडर बचेगा 1, ठीक है। फिर अब 2 से भाग दूंगा, 2 से 2 बार जाएगा, रिमाइंडर बचेगा 1, ठीक है। फिर 2 से भाग दूंगा, अब 1 बार जाएगा और शेषफल बचेगा 0। तो अब आप देखोगे यहाँ पे कि 11 मेरा डेसिमल में था और मुझे करना था किसमें, बाइनरी में चेंज करना था। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ से नीचे से लिखता हुआ चला जाऊंगा, 1 0 1 1, कैसे लिखूंगा, 1 0 1 1, ये क्या हो गया, 11 का बाइनरी, 11 का बाइनरी, 11 डेसिमल में था, डेसिमल से बाइनरी में चेंज हो गया, ठीक है। आई होप आपको ये चीजें समझ आ रही होंगी। मैं पहले डिवीजन मेथड इसलिए बता रहा हूँ बेटा, इसके बाद मैं आपको ऐसा मेथड बताने वाला हूँ उससे आप इजीली सारे क्वेश्चन कर सकते हो, ठीक है। तो ध्यान देना कि एक बच्चे का पता नहीं मुझ पे एक मैसेज आया था, बोलता है कि सर वो मान नहीं रही है, अब मेरा पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है। तो इसके लिए हम अलग से एक क्लास रखने वाली है कि अगर कोई मानता नहीं है फिर आपका मन नहीं लगता है तो हम किस तरीके से पढ़े जाए, ठीक है। तो उसका भी मैं आपके लिए इलाज लाया हूँ, तो हम टेंशन नहीं लेना है, ठीक है। हम सारे आपके सारे कर्मों का, सारे कामों का इलाज हम यहीं देंगे, पंकज एसके पब्लिकेशन चैनल में, आप टेंशन ना लेना, ठीक है। और आपको हर स्थिति में पढ़ना बताएंगे कि हर स्थिति में पढ़ा कैसे जाता है, समझ आ रहा है कि नहीं, ठीक है। तो आप टेंशन ना लीजिए, आपको हर चीज यहीं पे मिलेगी। जैसे अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि अगर मान लो कि बाइनरी में मैं 2-3 चीजें और बदलता हूँ, जैसे मान लो 13 है, 13 डेसिमल में है और उसको बाइनरी में बदलना है,
13 डेसिमल में है, बाइनरी में बदलना है। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, 13 को भाग देता हूँ 2 से, ठीक है, 2 से भाग देता हूँ, 6 बार जाएगा शेषफल 1 बचेगा, फिर भाग देता हूँ 3 बार जाएगा शेषफल 0 बचेगा, फिर 2 से भाग देता हूँ 1 बार जाएगा शेषफल 1 बचेगा, शेषफल क्या बचेगा 1, ठीक है, 1 बार भाग जाएगा शेषफल 1। अब नीचे से लिखते हुए चले जाते हैं, पहले 1 फिर 0 फिर 1, ठीक है, क्या हो गया 13 का डेसिमल हो गया कि नहीं, सॉरी 13 का बाइनरी हो गया। तो बाइनरी को नीचे में 2 लगाते हैं। अगर मैं आपसे बोलूं कि 33 है मेरे पास, 33 ये डेसिमल में है, इसको बाइनरी में करके बताइए, ठीक है, बाइनरी में करिए। तो हम 33 को बाइनरी में करते हैं, 33 को बाइनरी में कैसे करेंगे बेटा, देखना है यहाँ पे कि 33 को मैं बाइनरी में कैसे करूंगा, ठीक है। 33 को बाइनरी में करेंगे तो यहाँ पे 33 भाग दूंगा 2 से, 2 एकम 2, 2 6 12, मतलब 1 बचा, फिर 2 से भाग दूंगा 2 8 16, ठीक है, 0 शेषफल बचा, यहाँ पे शेषफल लिखते जाते हैं, 2 चौक 8, 0 शेषफल बचा, फिर 2 से भाग दूंगा, 2 दूनी 4, 0 शेषफल बचा, फिर 2 से भाग दूंगा, 1 बार गया 0 शेषफल बचा। तो यहाँ से लिखते जाऊंगा मैं, यहाँ से ध्यान देना 1 फिर 1 2 3 4 4 0 4 0 फिर 1, ये हो गया क्या बाइनरी किसका 33 का, ये हो गया 33 का बाइनरी, ठीक है। आई होप आपको समझ आया होगा। लेकिन अब मैंने जितने भी बाइनरी बताए वो सारे अलग फॉर्म से बता रहा हूँ, अलग मैं आपको मेथड बताने वाला हूँ। मेथड क्या है ध्यान से देखना, हमें करना क्या है, ठीक है। इसमें हमें कुछ नहीं करना, आपको क्या करना है, एक चीज याद रखनी है, ठीक है। आपको क्या करना है, देखो अभी मैंने किस के, एक तो आपको 7 का बाइनरी, 7 को डेसिमल में था, बाइनरी में चेंज करना बताया था, ठीक है, वो बाइनरी आप अपने पास रखना। और अभी देखो इस मेथड से भी निकलेंगे, वो एक लाइन में बाइनरी निकलेंगे, कोई भी हमें यहाँ पे डिवाइड नहीं करना है। आप देखोगे यहाँ पे क्या करना है, ये 10 11 डेसिमल में, इसको बाइनरी में चेंज करना है, और 13 को भी मेरे डेसिमल में था, बाइनरी में चेंज करना है, और यहाँ पे 33 था डेसिमल में, क्या करना है बाइनरी में चेंज करना है, ठीक है। और भी बहुत सारे ले लेंगे। तो सबसे पहले देखना आप, मैं इसको ऐसे 1 लिखता हूँ, 1 का दोगुना 2, इसका दोगुना 4, इसका दोगुना 8, 8 का दोगुना 16, 16 का दोगुना 32, 32 का दोगुना 64, ऐसे में लिख लेता हूँ, ठीक है, ऐसे में लिख लेता हूँ। अब ध्यान देना, सबसे पहले मैं इसको ऐसे लिख लेता हूँ, और यहाँ पे देखेंगे कि 7 देखेंगे 7 कहाँ तक आ रहा है। तो 7 देखोगे आप, 7 मेरा इसी के अंदर आ रहा है, 7 आ रहा है कि नहीं, इधर तक मुझे लिखने की जरूरत नहीं है, 4 2 1 मैंने लिख लिया। अब 7 किस किस से बनना है, 4 2 और 1 से, तीनों से मिलके बन रहा है। तो जिनसे मिलके बनना है उनके नीचे 1 1 लिख देंगे, अगर जिससे मिलके नहीं बनता उसके नीचे 0। तो ये हो गया 7 का बाइनरी, ठीक है, ये क्या होगा 7 का बाइनरी। तो 7 का बाइनरी क्या निकाला था हमने, यही निकाला था बेटा, डिवाइड करके निकाला था कि नहीं, यही निकाला था बाइनरी। अब ध्यान देना, धीरे धीरे मैं और बताता जा रहा हूँ, आप देखते रहना बस, ठीक है। ये मैं दोबारा लिखूंगा, फिर लिखूंगा 1 2 4 8 16 32 और 64, ये मैंने लिख दिया। अब आप देखोगे 11 कहाँ तक आ रहा है, यहीं तक आ रहा है, इसी में आ जाएगा 11, ठीक है, आगे तक जाने की जरूरत नहीं है। तो इसको हम लेते भी नहीं है, जहां तक नहीं आ रहा है 11 इसी को मिला के आ रहा है ना, 8 4 12 और ये इसी में आ रहा है 11, आगे जाने के। तो ध्यान देना 11 बनता किससे, 8 और 2 10 और 1 11। तो जिससे 11 बनना है उसके नीचे 1 लिख लेंगे, जिससे नहीं बनना उसके नीचे 0। और देखो 11 का बाइनरी यही बनाता कि नहीं, 11 का बाइनरी, ठीक है, बनाता भाई। 11 का बाइनरी क्या बनाता, यही बनाता, ठीक है, 11 का बाइनरी क्या बनाता, यही बनाता, ठीक है। अब आप ध्यान देना, ठीक है, आगे चलते हैं। आगे मैं ये को 13 का बाइनरी बनाता हूं, ठीक है। 13 का बाइनरी क्या होता है, 13 का बाइनरी हम देखते हैं यहाँ पे। देखो मैं आपको हर चीज के एक सुगम रास्ते, एक सफलता के एक सुगम रास्ते होना चाहिए, मैं कोई कठिन चीजें आपको नहीं बताऊंगा। अगर हमारे रास्ते सुगम होंगे, रास्ते हमारे मंजिल हमें मिल जाएगी। अगर हमारे रास्ते बहुत खुशनसीब हैं, बहुत ही सरल और सुगम रास्ते हैं, तो मंजिल मिल ही जाएगी, ठीक है।
तो याद रखना, कभी भी मैं आपको टफ चीजें नहीं बताऊंगा यार, ठीक है ना। आपको कोई ऐसी चीजें नहीं बताऊंगा जो बहुत ब्रॉड लेवल की आपको समझ नहीं आ रहा है, फिर आप कहोगे, और मेरी वीडियो को 2-3 बार आप जब देख लोगे तो आप अपने आप में वो बन जाओगे कि मैथ के नाम से आपको कभी लाइफ में डर नहीं लगेगा, और आप कहोगे सर हमें इतना मैथ आता है, हम किसी भी एग्जाम में उतर सकते हैं और हम क्वालिफाइड कर सकते हैं। तो आप टेंशन नहीं लीजिएगा, मैं यहाँ पे आपके लिए दिन रात एक कर दूंगा और आपको वो चीज सिखा के रहूंगा, ठीक है। आप देखोगे यहाँ पे, ये देखना, ये 13 है, तो मैंने आपको बोला था ये 1 2 4 8, ठीक है, 8 4 12 13 इसी में आ रहा है, तो हम आगे लिखेंगे नहीं, तो 8 और 4 12 और 1 13, बाकी इसकी जगह कुछ नहीं है तो 0 लिख लिया, ठीक है, क्योंकि जिनसे मिलके 13 बन रहा है उनके नीचे तो 1 लिख लेंगे, जिनसे मिलके कुछ नहीं बन रहा है उसके नीचे 0, तो ये हो गया 13 का बाइनरी। आप देखो यहाँ पे 13 का बाइनरी यही निकाला था आपने डिवीजन करके, ठीक है, डिवाइड देके भाग देके जो प्रोसेस की थी उसमें 13 का बाइनरी यही निकला था कि नहीं निकला था भाई, निकला था, वेरी गुड, ठीक है। अब आगे चलते हैं, एक और मैं बाइनरी निकालता हूँ। यहाँ पे देखोगे ये है 33 का बाइनरी, तो 33 1 2, ठीक है, 4, इसका दुगना 8, इसका दुगना 16, ठीक है, देखो 16 और 8 24 और 4 28 और 2 30 और 1 31, तो ये 33 इसमें नहीं आ रहा तो हमें 32 लिखना ही पड़ेगा, 32 हमें लिखना पड़ेगा, बस यहीं तक कर लेंगे, ठीक है, क्योंकि देखो यहाँ तक 33 नहीं समा रहा, जहां तक 33 समा रहा है वहां तक लिख देंगे। अब 33 किससे मिलके बन रहा है, एक तो 32 से और एक 1 से, बाकी सबकी जगह क्या लिख देंगे 0, क्योंकि 33 इनसे ही मिलके बन रहा है। और देखो ये बाइनरी है 33 का, आपने यही निकाला था, अरे निकाला था कि नहीं निकाला था, देखो निकाला था, ठीक है। तो आप टेंशन नहीं लीजिएगा, मैं आपको सारी चीजें बहुत अच्छे लेवल से बताने वाला हूँ, ठीक है। और अब देखना, मैं आपको बताता हूँ एक और बाइनरी, 2-4 बाइनरी और चेंज करते हैं, ध्यान देना। जैसे मैं आपको बताता हूँ यहाँ पे, अब मैं ले चलता हूँ आपको, मान लो 97 है, 97 डेसिमल में है, इसको बाइनरी में मुझे चेंज करना है, तो हम क्या करेंगे, ठीक है। 97 क्या है, डेसिमल में है, बाइनरी में मुझे चेंज करना है। मैं क्या करूंगा बाइनरी में, किस तरीके से करूंगा, ध्यान देना। मैं यहाँ पे लिखूंगा 1 2 4 8 और 16 32 और 64, ठीक है, यहाँ तक ले लूंगा। देखो ये इधर पहुंच रहा है 96, बाकी सब मिल जाएंगे, इसमें 97 मिल जाएगा, ठीक है। तो आप देखोगे 64। अब कुछ बच्चों को ऐसा लग रहा हो कि कहाँ तक हम डिजिट लिखे, तो बेटा ये देख लिया करो कि यहाँ पे भाई अगर मैं यहाँ तक लिखता हूँ तो 97 यहाँ तक, इसमें 97 तक कोई आ ही नहीं रहा है, लेकिन जैसे मैं 64 लिखता हूँ तो 64 और 32 96 आ रहा है, बाकी एक इनमें से मिलकर 97 आ जाएगा। तो आप देखो 64 और 32 कितने हो गए, 96 और 1 97, बाकी जिससे नहीं बन रहा है उसके नीचे 0 लिख लूंगा, तो ये हो गया इसका बाइनरी। देखो अगर आप भाग विधि से निकालते तो भी यही निकलेगा, लेकिन इतना समय हमें खपाना नहीं है, इतना समय हमें बर्बाद नहीं करना है। अगर आप देखोगे, ध्यान देना कि मैं आपको एक और चीज बताता हूँ कि यहाँ पे जैसे मान लो 111 हम जब पढ़ेंगे इसे, जब यहाँ पे 10 लगाओ, क्योंकि डेसिमल में तो 111, अगर 2 लगाओ तो बाइनरी 1 1 1 पढ़ेंगे, ठीक है। तो आप देखोगे यहाँ पे बेटा कि अगर मैं इसको 111 तो 1 2 4 8 16 32 64, ठीक है, ये लिख दिया। अब 111 इसी में आ जाएगा, आप देखोगे यहाँ पे ये 96 4 100 और 111 इसी में आ जाएगा, ध्यान देना। तो हमें क्या करना, देखो 64 और 32 मिलके क्या हो गए 96 और 4 100 हो गए, 100 और 10, 8 और 2 10, ठीक है, और 1 11 और 16 की जगह पे 0, ठीक है, क्योंकि 16 को यूज ही नहीं कर रहे हम, 16 को, बाकी ये जुड़ के कितने हो गए भैया, ये हो गया बाइनरी, इसका कितना 111 का बाइनरी। आई होप आपको समझ आ रहा होगा। मैं आगे और भी चीजें लेता हूँ और अच्छी चीजें बताऊंगा आपको। अब हम पढ़ेंगे यहाँ पे कि डेसिमल टू बाइनरी टू डेसिमल कैसे चेंज करेंगे, ठीक है, बाइनरी से डेसिमल में किस तरीके से जाया जाएगा, ध्यान देना, ठीक है। अरे दोस्तों, तो अब मैं आपको इसको बताता हूँ कि हम बाइनरी टू डेसिमल कैसे चेंज करेंगे, ठीक है। अब मैं आपको बताऊंगा यहाँ पे बाइनरी टू डेसिमल, ठीक है।
बाइनरी टू डेसिमल। तो बाइनरी टू डेसिमल अब कैसे चेंज करेंगे, ध्यान देना। बाइनरी अगर मैं बोलूँ यहाँ पे 0 1 1 ये किस में है, ये बाइनरी में है, हमें चेंज करना है डेसिमल में। ठीक है, हमें किस में चेंज करना है, डेसिमल में। अब ध्यान देना हमें करना क्या है, 1 2 4 8 16 मैंने ऐसे लिख लिया। ठीक है, मैंने यहाँ लिख लिया। अब मैं 1 से लिखता जाता हूँ, 1, फिर ये क्या है, फिर ये 1 है, फिर ये क्या है 0 है, फिर ये क्या है 0 है। ठीक है, फिर ये क्या है 1 है। ठीक है, मैंने यहाँ ले लिया। तो अब आप देखोगे जिसके नीचे 1 है उसे हम ऐड कर लेते हैं। मतलब ये 16 है, 16 के नीचे 1 है, और किसके नीचे, 2 के नीचे 1 है, और किसके नीचे 1 है, 1 के नीचे 1 है। सबको मैंने 16 2 18 और 1 19। तो ये बाइनरी किसका है, 19 का। याद रखना, ये बाइनरी किसका है, 19 का। किसका बाइनरी है, 19 का। अब मैं 2-4 और आपके लिए एग्जांपल देता हूँ। यहाँ पे देखोगे कि अगर मान लो मैं आपसे बोलता हूँ कि इसका बाइनरी मुझे बताइए। ठीक है, बाइनरी, इसका डेसिमल मुझे बताइए, इसको डेसिमल में चेंज कीजिए। तो डेसिमल में क्या होगा, ध्यान देना, इसको डेसिमल में चेंज करना है। डेसिमल में क्या होगा, तो हमें क्या करना है, 1 2 4 8 16 मैंने ये लिख लिया 16 तक। आप देखोगे यहाँ पे मुझे 1 1 1 1 बस यहीं तक चाहिए, ये तो चाहिए नहीं। ठीक है, 8 और 4 12 2 14 और 1 15। तो आप देखोगे ये 15 का डेसिमल, ये 15 का बाइनरी है। ये बाइनरी किसका है, 15 का। डेसिमल में चेंज कर दिया। अब मैं कुछ और आपको ले रहा हूँ। ठीक है, कुछ और नंबर ले रहा हूँ। आप देखोगे यहाँ पे, जैसे मैं यहाँ ले लेता हूँ, ये ले लिया मैंने। ठीक है, ये बाइनरी में हमें चलना है डेसिमल में चेंज, हमें करना है डेसिमल में चेंज। आप देख रहे हो थोड़ी थोड़ी आपको आवाज़ आ रही होगी ढोल नगाड़े की। ठीक है, क्योंकि शादियाँ बहुत हो रही हैं आजकल। ठीक है, बहुत सारी बारातें आ रही है। अभी अभी मैं बाहर गया था तो बहुत सारी बारातें थी यहाँ पे। और आपके भी मन में लग रहा होगा, जैसे ही बारातें आती हैं आप सोचते होगे भाई सबकी बारातें आई, डोली तू भी लाना है ना, तुम मत ले जाना बेटा डोली, नहीं तो बहुत मार खाओगे, पता है तुम कहाँ डोली ले जाओगे। समझ आ रहा है, नहीं याद रखना, वो मर्जी वाली डोली है, नहीं तुम पिट जाओगे बेटा। देखो इधर, चुप से पढ़, इधर देखो। हम क्या करना है, यहाँ पे 1 में इसको यहाँ पे डेसिमल में चेंज करूंगा, डेसिमल में। ठीक है, तो डेसिमल में चेंज करूंगा। यहाँ पे मैं क्या करूंगा, ये 1 2 4 8 16 और यहाँ पे 32 मैंने ले लिया। ठीक है, मैं 1 लेता जाता हूँ, 1 है, फिर 1 है, फिर 0 है, फिर 1 1 1 और एक 64 और लिख लेता हूँ, और ये 1 4 बार 1 है। अब आप जिसके नीचे 1 है उसको जोड़ लो। इन दोनों को जोड़ा 96 और मैंने ये जोड़ा, कितने हो गए यहाँ पे, 96 और 96 97 98 99 और 8 कितने हो गए, 107 और यहाँ पे 16, 107 और 16 कितने हो जाएंगे हमारे, 107 और 16 हम देखेंगे तो 123 हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे, 123। तो 123 का बाइनरी ये है। ठीक है, ये डेसिमल में 123 और ये है बाइनरी। आई होप आपको समझ आया होगा, डेसिमल टू बाइनरी, बाइनरी टू डेसिमल। अब आप देखोगे यहाँ पे दोस्तों, तो मैंने आपको बाइनरी टू डेसिमल और डेसिमल टू बाइनरी चेंज करना बताया। अब यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ, अब मैं आपको लेता हूँ, ध्यान देना, हमें करना क्या है आगे। हमें यहाँ पे जो मैंने आपको बताया था डेसिमल, मैंने 2 टाइप के आपको रियल नंबर बताए थे। रियल नंबर के क्लासिफिकेशन अपने आप में 2 टाइप है। रियल नंबर वास्तविक संख्याओं के, एक तो है भैया डेसिमल। ठीक है, डेसिमल में हम 0.2 0.5 0.3333, ठीक है, 0.1253145 इस तरीके से इसे डेसिमल ले सकता हूँ। और एक होता है इंटीजर, पूर्णांक। ठीक है, तो हमें डेसिमल, पूर्णांक के अपने क्लासिफिकेशन है, वो मैं आपको बताऊंगा। डेसिमल में क्या है, डेसिमल में क्या क्लासिफिकेशन है, ये भी मैं बताऊंगा।
डेसिमल दो टाइप के डेसिमल होते हैं, दशमलवीय जो पद्धति होती है दो टाइप की होती है। एक तो डेसिमल रिपीटिंग डेसिमल होते हैं, पुनरावृत्ति दशमलवीय प्रणाली होती है, एक पुनरावृत्ति दशमलवीय प्रणाली होती है। जैसे आप डेसिमल में देखोगे यहाँ पे बेटा ये चीजें साथ साथ बनाते भी जाना है आपको, ठीक है। डेसिमल में आप देखोगे डेसिमल में दशमलवीय प्रणाली में 0.2, 0.5, 0.333 जब ज्यादा बार रिपीट होता है 0.3 पे बार आ जाता है, बार रिपीट हो रहा है मतलब बार, ठीक है। ये बार का चैप्टर में अलग से पढ़ाऊंगा नंबर सिस्टम में, टेंशन ना लेना है, ठीक है। 0.1, 2, 5, 1, 3, 8, 9 और 0, 4 इस तरीके से, सॉरी ये 0 नहीं है, 1, 4 इस तरीके से ये डेसिमल है। अब ध्यान देना कुछ डेसिमल रिपीटिंग डेसिमल है, कुछ डेसिमल नॉन रिपीटिंग डेसिमल है। मतलब रिपीटिंग डेसिमल दशमलव के बाद जिन अंकों की पुनरावृत्ति होती है, रिपीट होते हैं पॉइंट के बाद, वो होते हैं रिपीटिंग डेसिमल। रिपीटिंग डेसिमल पुनरावृत्ति दशमलवीय प्रणाली, पुनरावृत्ति दशमलवीय प्रणाली हिंदी में बोल सकते हैं, ठीक है। और नॉन रिपीटिंग डेसिमल नॉन रिपीटिंग डेसिमल क्या है? अपुनरावृत्ति दशमलवीय प्रणाली। पुनरावृत्ति दशमलवीय प्रणाली जैसे आप देखोगे 0.2 इसके आगे जैसे पॉइंट लगा हुआ है 0.2 है, ये 0, 0 में रिपीट कर सकता हूँ कितनी भी बार, ठीक है, कोई मतलब नहीं है। अगर मैंने पॉइंट हटाया ये 10 लगाया तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 1/5, ठीक है, प्रॉपर फ्रैक्शन में आ जाएगा, ठीक है, उचित भिन्न में आ जाएगा। अगर मैं ये 0.5 है इसको हटाऊं तो मैं 10 लगा सकता हूँ, ये 1/2 हो जाएगा, ठीक है। अगर 0.333 पे बार है, 0.3 पे बार है तो मैं ये बार हटाता हूँ और 9 आ जाता है, ठीक है, पॉइंट भी हट जाता है। इस तरीके से ये चीज मैं आपको बताऊंगा, लेकिन ये फ्रैक्शन में आ जाएगी, ठीक है, भिन्न में आ जाएगी। तो वह पुनरावृत्ति दशमलवीय प्रणाली व्हेन रिपीटिंग डेसिमल जिन्हें हम भिन्न के रूप में लिख सकते हैं, जो रिपीटिंग डेसिमल होते हैं उन्हें हम भिन्न के रूप में लिख सकते हैं, कैन बी रिटन एज p/q, p/q के रूप में। p/q क्या होता है? भिन्न होता है। इसमें ये न्यूमरेटर होता है और ये होता है डिनोमिनेटर, मतलब ये अंश होता है और ये होता है हर, ठीक है। p/q की फॉर्म में लिख सकते हैं, p/q की फॉर्म में लिख सकते हैं। उसे क्या बोलते हैं? रिपीटिंग डेसिमल बोलते हैं, और ये हमें रेशनल नंबर भी बोलते हैं। रेशनल नंबर मतलब परिमेय संख्याएं, परिमेय संख्याएं क्या बोलते हैं? परिमेय संख्याएं, इन्हें ही हम परिमेय संख्या बोलते हैं, ठीक है। तो जितने भी पूर्णांक होते हैं वो सारी क्या होते हैं? परिमेय संख्या होते हैं। अपरिमेय संख्याएं कैन नॉट बी रिटन एज, कैन नॉट बी रिटन एज p/q, ठीक है। p/q की फॉर्म में जिन्हें हम लिख नहीं सकते वो अपरिमेय संख्या होती है, इनको बोलते हैं इरेशनल नंबर, ठीक है। अपरिमेय संख्याएं, अपरिमेय संख्याएं, अपरिमेय संख्याएं, अपरिमेय संख्याएं मतलब जिनकी दशमलव के बाद पुनरावृत्ति नहीं होती। जैसे ये वाला डेसिमल है, या तो मैं इसमें एग्जांपल में और क्या होता है, एक होता है पाई, √2, √3, रूट में जो नंबर होते हैं वो भी क्या होते हैं? अपरिमेय संख्या होते हैं ना। p/q की फॉर्म में नहीं लिख सकते, याद रखना। पाई भी एक अपरिमेय संख्या है, क्यों? क्योंकि पाई के मान की वैल्यू फिक्स नहीं होती। आप बीटेक इंजीनियर देखोगे, मैकेनिकल इंजीनियर जो होते हैं बीटेक में जो इंजीनियरिंग करते हैं, उनपे पाई के मान की एक बुक होती है, जो बीएमई सॉल्व करते हैं उसमें पाई के बहुत सारे मान होते हैं, कौन सा मान रखना पड़ता है, इस तरीके से उन्हें बताया जाता है। तो इरेशनल नंबर क्या होते हैं? अपरिमेय संख्या, ठीक है, जिनकी दशमलव के बाद पुनरावृत्ति नहीं होती वो अपरिमेय संख्याएं होती हैं, ठीक है। इन्हें p/q की फॉर्म में नहीं लिख सकते हो। जिन्हें p/q की फॉर्म में लिख सकते हैं, ठीक है, वो क्या होते हैं? रेशनल नंबर होती है, परिमेय संख्याएं होती है। तो परिमेय संख्याएं क्या होती है? जिन्हें भिन्न के रूप में लिख सकते हैं, भिन्न के रूप में व्यक्त कर सकते हैं, ठीक है, जिन्हें फ्रैक्शन की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, दैट इज कॉल्ड रेशनल नंबर। क्या होते हैं? रेशनल नंबर। अब एक छोटा सा क्वेश्चन परिमेय अपरिमेय पे क्या आता है, ठीक है, किस तरीके से आता है, ध्यान देना। देखो भाई एक छोटा सा क्वेश्चन क्या आता है, पहले मैं ए और बी की फॉर्म में लिखूंगा यहाँ पे इस तरीके से, फाइंड रेशनल नंबर बिटवीन ए एंड बी, ठीक है, ए एंड बी के बीच में
क्या है, ए एंड बी। ठीक है, ए और बी के बीच में क्या ज्ञात करना है हमें, रेशनल नंबर। तो क्या होता है, बोला है यहाँ पे हिंदी में लिख सकते हैं ए और बी के बीच में परमेय संख्याएं, ए और बी के बीच परमेय संख्याएं, ए और बी के बीच में परमेय संख्याएं क्या होंगी, ध्यान देना। कैसे निकालते हैं, ए के प्लस बी अपॉन में के प्लस वन, वेयर के इज, जहां पे के, वेयर के इज 1 2 3। ठीक है, के क्या है, 1 2 3। अगर के की वैल्यू में 1 रखूंगा तो एक परमेय संख्या निकलेगी ए और बी के बीच में। जैसे के की जगह पे मैं अगर 1 रखूं तो एक परमेय संख्या निकलेगी ए प्लस बी अपॉन में 2। ये 1 रखूंगा, 1 प्लस 1 2 हो जाएगा, ये पहली परमेय संख्या होगी। अगर के बराबर 2 रखूंगा तो यहाँ पे होगा, ये 2 रखूंगा 2a प्लस बी और 2 प्लस 1 कितना हो जाएगा, 3। ठीक है, 3 हो जाएगा, तो ये दूसरी परमेय संख्या होगी। इस तरीके से हम परमेय संख्या निकाल सकते हैं। लेकिन क्वेश्चन किस तरीके से आता है, क्वेश्चन किस तरीके से बना हुआ है वो ध्यान देना। बोलेगा यहाँ पे फाइंड रेशनल नंबर, ये बना है फाइंड रेशनल नंबर बिटवीन 2 एंड 3, 2 और 3 के बीच में, 2 और 3 के बीच परमेय संख्या है। ठीक है, जब 2 और 3 के बीच में परमेय संख्या की बात चलेगी तो 2 और 3 के बीच में अगर एक परमेय संख्या निकालनी तो के बराबर 1 रखेंगे। मैं इसको ऐसे ए और बी से कंपेयर कराता हूँ। ठीक है, ए और बी से कंपेयर कराओ, जैसे इसमें बोला है ए और बी के बीच में परमेय संख्या, ए और बी के बीच में, तो 2 और 3 को ए और बी मानूंगा तो 2k प्लस 3 अपॉन में k प्लस 1 मैं इसको लिख सकता हूँ कि नहीं, इतना बताइए भाई, लिख सकता हूँ या नहीं। ठीक है, तो आप देखोगे यहाँ पे k बराबर अगर मैं 1 रखता हूँ तो ये क्या आएगा 2 प्लस 3 और यहाँ पे 1 प्लस 1 मतलब 2, तो ये कितना आ जाएगा 5/2, तो ये कितना आ जाएगा 2.5। देखो 2.5, 2 और 3 के बीच में संख्या है और ये परमेय संख्या है कि नहीं, भिन्न के रूप में लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। देखो इसको हटाया मैंने 10, इस तरीके से 5/2 लिख सकता हूँ कि नहीं, भिन्न के रूप में व्यक्त कर सकता हूँ कि नहीं, बताइए भाई, बताइए कर सकते हैं कि नहीं, बिल्कुल कर सकते हैं। अगर मैं बोलूँ आपसे कि ये तो पहली परमेय संख्या है, 2 और 3 के बीच में पहली परमेय संख्या, अगर मैं बोलूँ आपसे कि दूसरी परमेय संख्या क्या होगी तो मैं k बराबर 2 रखूंगा, यहाँ पे k बराबर 2 रखूंगा तो इधर 2 रखूंगा, यहाँ पे k बराबर 2 रखूंगा, यहाँ पे तो कितना हो जाएगा, तो ये 7/3, तो 3 दूनी 6 और फिर 3 तिरके 9, 3 तिरके 9, ये 3 बार हो रहा है, तो 2 दशमलव मैं क्या करता हूँ 2.3 पे बार लगा लेता हूँ। इसको भी मैं फ्रैक्शन की फॉर्म में लिख सकता हूँ। और ये 2 और 3 के बीच में है कि नहीं, ये 2 और 3 के बीच में है कि नहीं, तो 2 और 3 के बीच में परमेय संख्या बताना है। तो परमेय संख्या क्या होती है, भिन्न के रूप में, इसे भी हम भिन्न के रूप में लिख सकते हैं। समझ आ रहा है कि नहीं, एक एक चीज है, परमेय संख्या है। अगर हमसे इर्रेशनल नंबर पूछेगा, ए और बी के बीच में इर्रेशनल नंबर, ठीक है, अपरमेय संख्या, तो दोनों को रूट में रख सकते हैं हम, ए और बी को रूट में रख सकते हैं, रूट से बाहर नहीं निकलेगी, वो अपरमेय संख्या होगी। जैसे 2 और 3 के बीच में अपरमेय संख्या पूछेगा तो √2 × 3, तो ये √6 हो जाएगी इनकी अपरमेय संख्या से क्वेश्चन नहीं बना, ये क्वेश्चन इससे बना हुआ है, बिल्कुल एज इट इज यही क्वेश्चन बना हुआ है, आपको पता होना चाहिए। इस तरीके से ये छोटा सा एक क्वेश्चन है। अब मैं आगे चलता हूँ इसके और क्लासिफिकेशन पे, मैं इंटीजर पे जाता हूँ। देखो बेटा, जब तक हम इसके क्लासिफिकेशन नहीं पढ़ेंगे, जब हमें पता ही नहीं होगा नंबर के कितने टाइप के नंबर होते हैं, तो हम आगे क्या करेंगे, ठीक है। फिर हम क्वेश्चन करेंगे, मैं आपको एक एक चीज बताऊंगा, आपको डरने की जरूरत नहीं है, आप एक एक चीज समझ जाओगे, नंबर सिस्टम आपको तह तक पता चलेगा, ठीक है। अब आप देखोगे बेटा, इंटीजर में आपको बताता हूँ, डेसिमल हमने पढ़े, इंटीजर्स पूर्णांक, ठीक है। पूर्णांक इंटीजर्स क्या होते हैं, ऑल इंटीजर्स आर रैशनल नंबर, ऑल इंटीजर्स आर रेशनल नंबर। बोला है सभी पूर्णांक परमेय संख्याएं होती हैं। पूर्णांक मतलब 1 2 3, इनके बटे में 1 1 मान सकता हूं मैं, ठीक है। मतलब पूर्णांक संख्याएं होती है, सभी पूर्णांक संख्याएं क्या होती है, परमेय संख्याएं होती हैं, सभी पूर्णांक संख्याएं परमेय संख्याएं होती हैं, लिख सकता है। अब इसकी क्लासिफिकेशन क्या है, जो क्लासिफिकेशन है वो मैं आपको बता रहा हूँ। एक होता है पॉजिटिव इंटीजर,
ठीक है। पॉजिटिव इंटीजर क्या होता है, धनात्मक पूर्णांक क्या होता है, आप देखोगे 1 2 3 9 तक जो भी डिजिट होंगे वो क्या होते हैं, नेचुरल नंबर के डिजिट होते हैं, पॉजिटिव इंटीजर होते हैं। ठीक है, इनको बोलते हैं सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। ठीक है, प्राकृत क्या होता है, प्राकृत संख्याओं का समुच्चय। ठीक है, प्राकृत संख्याओं का समुच्चय। और यहाँ पे जीरो को मैं लेता हूँ, जीरो अलग से था, जीरो पहले नहीं आता, पहले प्रकृति से हमें यही संख्याएं मिली थी 1 से लेकर 9 तक। ठीक है, फिर उसके बाद जीरो आया तो जीरो जुड़ गया इसमें, 0 1 2 3, क्योंकि जीरो आगे बैठने बाद में खो जाता बेटा। इसको बोलते हैं सेट ऑफ होल नंबर्स। ठीक है, पूर्ण संख्याओं का समुच्चय। क्या होता है, पूर्ण संख्याओं का समुच्चय। और फिर हमारा होता है नेगेटिव इंटीजर्स, ऋणात्मक संख्याओं का समुच्चय, जिसे माइनस इनफाइनाइट टू -3 -2 -1 तक लेके जाते हैं, ये ऋणात्मक संख्याओं का समुच्चय होता है। ठीक है, अब पॉजिटिव इंटीजर्स के अपने आप में क्लासिफिकेशन क्या होते हैं ये ध्यान देना, हम क्लासिफिकेशन लगातार पढ़ते जाएंगे। इसमें बोलेगा यहाँ पे ये इंटीजर्स का एक और क्लासिफिकेशन है अपने उसमें, इंटीजर्स का। ठीक है, इंटीजर पूर्णांक का और क्लासिफिकेशन क्या है, एक तो इवन इंटीजर होते हैं, एक और होते हैं इवन इंटीजर और एक ऑड इंटीजर्स। ठीक है, इंटीजर्स तो सम पूर्णांक, एक होता है विषम पूर्णांक, सम पूर्णांक होता है, विषम पूर्णांक होता है। सम पूर्णांक क्या होते हैं, विषम पूर्णांक क्या होते हैं, ये मैं आपको बताऊंगा। सम पूर्णांक नंबर इज डिविजिबल बाय 2। ठीक है, वह संख्या जो 2 से विभाजित होती है क्या होती है, सम पूर्णांक। वह संख्या जो 2 से विभाजित होती है सम पूर्णांक। जैसे एग्जांपल के लिए 8 4 6 12। ठीक है, किसी और से भी हो उससे मतलब नहीं है बेटा। ठीक है, 2 से विभाजित होना चाहिए। और विषम पूर्णांक की डेफिनेशन सिर्फ इतनी है यहाँ पे, नंबर इज नॉट डिविजिबल बाय 2। ठीक है, वह संख्याएं जो 2 से विभाजित नहीं होती वे क्या होती है, विषम पूर्णांक। जैसे 9 15 25। ठीक है, इस तरीके की जो संख्या होती है किसी और से हो मतलब नहीं, लेकिन 2 से नहीं होना चाहिए। ठीक है, वो क्या होती है, विषम पूर्णांक होती है। अब यहाँ पे एक और इंटीजर का क्लासिफिकेशन और क्या है वो मैं आपको बता देता हूँ। धनात्मक इंटीजर का क्लासिफिकेशन है, पॉजिटिव इंटीजर्स का, वही आपका मेन है, सबसे मेन। अब क्लासिफिकेशन यही आया और लास्ट क्लासिफिकेशन है, इसके बाद क्लासिफिकेशन खत्म हो जाएगा नंबर सिस्टम का। ठीक है, इसके टाइप खत्म हो जाएंगे, नंबर के कितने टाइप है। धनात्मक पूर्णांक का जो क्लासिफिकेशन है नेगेटिव इंटीजर्स का, इसको और अच्छे से लिख देता हूँ। ठीक है, पॉजिटिव इंटीजर्स पूर्णांक। ठीक है, धनात्मक पूर्णांक का जो क्लासिफिकेशन है वो क्या क्या क्लासिफिकेशन होते हैं, सबसे पहले देखना यहाँ पे पॉजिटिव इंटीजर में पहला क्लासिफिकेशन है प्राइम नंबर। प्राइम नंबर क्या है, अभाज्य संख्याएं। ठीक है, अभाज्य संख्या। दूसरा, एक को मैं अलग रखता हूं क्योंकि एक ना तो अभाज्य ना भाज्य। ठीक है, नाइदर प्राइम नोर कंपोजिट। ठीक है, एक होता है कंपोजिट का, कंपोजिट मतलब भाज्य संख्या। प्राइम नंबर क्या होते हैं, जैसे 2 3 5 7, इस तरीके से। इसकी डेफिनेशन क्या है, नंबर हैविंग ओनली एंड ओनली 2 फैक्टर्स। नंबर हैविंग ओनली एंड
only two factors is called two factors one and number itself। ठीक है, वह संख्या जिसके केवल और केवल दो गुणनखंड हो, वह संख्या जिसके केवल और केवल दो गुणनखंड हो, एक और वो संख्या खुद, वो क्या कहलाता है? प्राइम नंबर। या अगली भाषा में इसे बोल सकते हैं, वह संख्या जो केवल और केवल एक से और खुद से विभाजित हो, वह संख्या क्या कहलाती है? अभाज्य संख्या है। एक से और खुद से विभाजित हो तो वह संख्या क्या कहलाती है? अभाज्य संख्या है। जैसे सबसे छोटा प्राइम नंबर, स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर, ठीक है, सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है? 2 है। और 2 ही एक ऐसी अभाज्य संख्या है जो इवन प्राइम नंबर है, ठीक है, सम अभाज्य संख्या। इसके बाद सारी जो भी अभाज्य संख्या आएंगी वो विषम आएंगी, याद रखना। क्या आएंगी? विषम। ठीक है, सम अभाज्य संख्या है 2 एक सबसे छोटी अभाज्य संख्या है, 2 क्या है? सबसे छोटी अभाज्य संख्या है। और 2 एक छोटी अभाज्य संख्या है, 2 क्या है? स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर। प्राइम नंबर छोटी अभाज्य संख्या 2 है, और 2 के बाद 2 ही एक ऐसी अभाज्य संख्या जो इवन है बेटा, ठीक है, सम अभाज्य संख्या। बाकी सारी विषम आएंगे फिर इसके बाद जितनी भी अभाज्य संख्या आप देख लेना। अभाज्य संख्या क्या होती है? 3, 5, 7, ठीक है, और फिर उसके बाद 11 के बाद होती है 13 के बाद 17। इस तरीके से जितनी भी अभाज्य संख्या वो सारी विषम आती है। 2 ही एक किसी छोटी अभाज्य संख्या, 2 के बारे में पूछा है, छोटी अभाज्य संख्या क्या है? अब आप देखोगे यहाँ पे 1, एक ना तो प्राइम है ना अभाज्य, एक क्या है? पूर्णांक संख्या है। एक ना तो प्राइम है ना को प्राइम है, कंपोजिट है, ठीक है, ये क्या है? सीधी क्या है? पूर्णांक संख्या। अब कंपोजिट नंबर क्या होते हैं? कंपोजिट नंबर क्या होते हैं? कंपोजिट नंबर है वह संख्या जो जिनके 2 से ज्यादा गुणनखंड हो, मतलब बहुत ज्यादा नंबर हैविंग मोर देन 2 फैक्टर्स। वह संख्या जिनके 2 से ज्यादा गुणनखंड क्या कहलाते हैं? अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। जैसे मान लो हम ले लेते हैं 4, 6, 12, 15, इस तरीके से जितनी भी संख्या होती है जो 2 से तो विभाजित हो, अपने आप से विभाजित हो और 1 से विभाजित हो और भी कोई नंबरों से विभाजित हो, तो वो क्या हो जाती हैं? भाज्य संख्याएं कहलाती हैं। क्या कहलाती है? भाज्य संख्याएं। अब प्राइम नंबर होते कितने टाइप के वो भी मैं आपको बता देता हूँ, ध्यान देना कि प्राइम नंबर अपने आप में कितने टाइप के होते हैं। ठीक है, देखो प्राइम नंबर अपने आप में कितने टाइप के होते हैं। प्राइम नंबर पे अगर आप जाओगे यहाँ पे तो आप देखोगे कि प्राइम नंबर में सबसे पहले आप देखोगे रिलेटिवली प्राइम। प्राइम नंबर, ठीक है, इसे हिंदी में आपेक्षिक या सापेक्षिक अभाज्य संख्याएं कहते हैं। क्या कहते हैं? रिलेटिवली प्राइम। सापेक्षिक या आपेक्षिक अभाज्य संख्याएं कहते हैं। मतलब इसका मतलब ये है सापेक्षिक आपेक्षिक, हिंदी में 2 नाम है इसके, सापेक्षिक नाम से भी है, आपेक्षिक नाम से भी है। रिलेटिवली प्राइम में इंग्लिश में केवल रिलेटिवली प्राइम ही बोलेगा। बोला यहाँ पे ध्यान देना कि क्या बोला गया है? रिलेटिवली प्राइम, ठीक है, रिलेटिवली प्राइम नंबर, ठीक है। ये शायद यहाँ पे दिख नहीं रहा है, थोड़ा सा चमक रहा है, मैं इसको हटा देता हूँ, मैं नीचे लिख देता हूँ रिलेटिवली प्राइम, ठीक है। ये सापेक्षिक या आपेक्षिक अभाज्य संख्या, ठीक है। सापेक्षिक या आपेक्षिक अभाज्य संख्या, ध्यान देना, या तो सापेक्षिक या आपेक्षिक अभाज्य संख्या। तो ये दोनों नाम से पूछा गया है। रिलेटिवली प्राइम हिंदी में बोलते, इंग्लिश में बोलते हैं। बोलेगा यहाँ पे देखो, जैसे मैं ले लूं आपको 2 और 9, ठीक है, और 5 और 12, ठीक है, इस तरीके से 3 और यहाँ पे ले लूंगा 3 और 8, ठीक है।
आप देखोगे ये रिलेटिवली प्राइम क्या कहलाते हैं, ये अभाज्य सही रिलेटिवली प्राइम ऐसी संख्याओं के जोड़े होते हैं जो भाज्य हो, अभाज्य हो या ना हो, लेकिन उनके गुणनखंड में कोई कॉमन नहीं होना चाहिए। जो मैं बोल रहा हूँ उसको ध्यान से सुना, जो भाज्य हो या ना हो, अभाज्य हो या ना हो, लेकिन उनके गुणनखंड में कोई कॉमन नहीं होना चाहिए। आप देखोगे 2 और 9 एक ही पाड़े से कभी नहीं कटते, ठीक है। 5 और 12 एक ही पाड़े से कभी नहीं कटते। 3 और 8 इसमें से 3 प्राइम नंबर है, 8 नहीं है, लेकिन ये एक ही पाड़े से कभी नहीं, इनके गुणनखंड में कोई भी चीज समान नहीं होती, याद रखना, ठीक है ना। समझ आ रहा है कि नहीं। अब आप ध्यान से देखना कि एक होता है को प्राइम नंबर, को प्राइम सह अभाज्य संख्या है, सहअभाज्य संख्या है। ये तो अभाज्य संख्याओं के जोड़े होते हैं, सीधा सीधा जितने भी अभाज्य संख्या जैसे 2, 5, ठीक है, 3, 7, इस तरीके से कुछ भी ले लो, ठीक है, अभाज्य संख्या ही होती है। इनमें क्या होती है, अभाज्य संख्या है। हम याद रखना, मैं सह अभाज्य संख्याओं को रिलेटिवली प्राइम बोल सकता हूँ, लेकिन रिलेटिवली प्राइम को प्राइम नहीं बोल सकता, ठीक है। सापेक्षिक अभाज्य संख्याओं को सह अभाज्य संख्याएं नहीं बोल सकते, लेकिन सह अभाज्य संख्याओं को सापेक्षिक अभाज्य संख्या बोल सकते। याद रखना, क्वेश्चन जब आता है तो को प्राइम नंबर पे आता है, लेकिन होते ही ये नंबर है, याद रखना, ठीक है। मैं आपको क्वेश्चन बताऊंगा किस तरीके से। आप देखोगे यहाँ पे मैं 5 और 11 ले लेता, मतलब कोई भी अभाज्य संख्याओं के जोड़े ले लो, वो क्या होते हैं, को प्राइम नंबर। अब एक होता है ट्विंस प्राइम, ट्विंस प्राइम नंबर, द्वि अभाज्य संख्या। द्वि अभाज्य संख्या क्या होती है, ऐसी अभाज्य संख्याओं के जोड़े, ध्यान देना, ऐसी अभाज्य संख्याओं के जोड़े, ठीक है, ऐसे प्राइम नंबर के पेयर जिनके बीच डिफरेंस 2 का, प्राइम नंबर ही होना चाहिए, जैसे 3 और 5, 7 और यहाँ पे सॉरी एक आप देखोगे 11 और 13, ठीक है, फिर आप देखोगे 17 और 19, ये प्राइम नंबर के पेयर है, इनके बीच में डिफरेंस कितने का, 2 का है, इनके बीच में डिफरेंस कितना है, 2 का है, उनको क्या बोलते हैं, हम क्या बोलते हैं, द्वि अभाज्य संख्या है। होप आपको इतनी चीजें समझ आई होंगी। इसके बाद मैं आपको एक चीज और लूंगा, परफेक्ट नंबर। परफेक्ट नंबर क्या होता है, ठीक है, परफेक्ट नंबर क्या होता है, ध्यान देना, परफेक्ट नंबर पूर्ण संख्या, ठीक है। परफेक्ट नंबर बहुत बार आया है कि परफेक्ट नंबर क्या होता है। परफेक्ट नंबर मैं आपको बताता हूं, परफेक्ट नंबर, ठीक है, पूर्ण संख्या, पूर्ण संख्या, ठीक है। परफेक्ट नंबर क्या होता है, परफेक्ट नंबर जैसे ऑप्शन में दे देता है 4, 8, ठीक है, सी 6, 9। बहुत से बच्चे क्या करते हैं इधर बहुत से बच्चे करते हैं कि स्क्वायर को, परफेक्ट स्क्वायर को ही परफेक्ट नंबर बोल देते हैं, लेकिन ये गलत है, ठीक है। परफेक्ट नंबर क्या होता है, ऐसी संख्या जिसके सभी गुणनखंडों का योग वह संख्या छोड़ के, जो मैं बोल रहा हूं वो ध्यान देना, ऐसी संख्या जिसके सभी गुणनखंडों का योग वह संख्या छोड़ के अगर वो संख्या बन जाती है, अगर वो संख्या बन जाती है तो वो परफेक्ट नंबर होता है। जैसे आप देखोगे यहाँ पे 6 है, 6 के गुणनखंड क्या है, 1 से विभाजित होती है, 2 से, 3 से और 6 से। 6 को मैं हटा दूं, वह संख्या को हटा दूं, बचे उनके सारे गुणनखंडों का जो योग होगा वो संख्या बन जाती है, तो वो परफेक्ट नंबर कहलाती है, ठीक है। आप देख लो 2 के गुणनखंड क्या है, 2 के 1, 2, ठीक है, और वो संख्या छोड़ दी तो इसका योग, 1 का योग 2 नहीं बनना है, 4। 8 के गुणनखंड क्या है, 8 का 1 है, 2 है, 4 है और 8 खुद है। 8 को छोड़ दो, अगर मैं इन सबको जोड़ूंगा तो 7 हो रहे हैं, 8 तो बनेंगे ही नहीं, तो 8 भी नहीं है। 9 का अगर मैं ले लेता हूं तो 9 का गुणनखंड क्या है, 9 1 से विभाजित होता है, 3 से होता है और 9 से भी होता है। तो 9 को अगर मैं हटा दूं, वह संख्या हटा दूं, बाकी गुणनखंडों का योग कितना होना चाहिए, 9 होना चाहिए, तो 4 हो रहा है, तो ये भी नहीं है, ठीक है। तो याद रखना, जैसे आप 28 लोगे, 28 गुणनखंड 1, 2 और 4, 7, 14, ठीक है, और उसके बाद है 28, तो 28 को हटा दो, 14, 4 ये कितने हैं, 18, 18 और 7 कितने, 18 और 2 कितने हो जाएंगे, 20, 20 और 8 ये 28, ये सब जोड़ के कितने हो गए, 28। तो 28 भी क्या है, परफेक्ट नंबर है।
तो आपको परफेक्ट नंबर पता चला होगा परफेक्ट नंबर कैसे लेते हैं। अब मैं आगे आपको चलता हूँ यहाँ पे धीरे धीरे। अब मैं आऊंगा क्वेश्चन पे। ये मेरा क्लासिफिकेशन था नंबर का, ये सारा खत्म हो गया। आपको एक एक नंबर की नॉलेज हो गई होगी, कौन सा नंबर क्या है याद रखना, ठीक है। अब मैं आपको नंबर से अब मैं क्वेश्चन कराऊंगा आपको, ठीक है। एक एक क्वेश्चन अब आपको समझ आएगा, ध्यान देना, ठीक है।